वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चलने लगी। आलोक ने भारती के पैर छूते हुए कहा, भाभी पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। भारती ने आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी चली जा रही थी पर भारती का मन तो पुरानी यादों में खो गया। 20 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। छोटी बहन और छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन सालों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। भारती ने एक ठंडी सांस लेकर सीट पर अपना सिर टिका दिया और सोच में डूब गई। कॉलेज पास करते ही पिता ने धूमधाम से भारती की शादी देव के साथ कर दी। देव के मामा भारती के पापा के दोस्त थे, उन्होंने ही शादी करवाई थी। उसके मामा देव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा भांजा, कोई भी केस नहीं हारता, उसके जैसे वकील तो कोई हो ही नहीं सकता। भारती के पापा सुनकर फूले नहीं समाते। शादी के दूसरे दिन भारती विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों रिवाजों के बीच भारती को एक कमरे में बिठा दिया गया। देव ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, भारती आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। फिर बातों में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद में सोई भारती का मुंह देखकर देव बोला, सच में कितनी सुंदर पत्नी मिली है मुझे। तभी एकदम से देव को झटका लगा। भारती की गर्दन पर एक बड़ा सा सफ़ेद दाग था। देव ने ध्यान से देखा तो हैरान रह गया। उसने झकझोरकर भारती को जगा दिया और पूछा, ये दाग कब से है? भारती सहम गई। देव ने फिर पूछा, बताओ तो। भारती बोली, जब मैं 5 साल की थी तब से है, बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। ये सुनकर देव को गुस्सा आने लगा और बोला, इतना बड़ा धोखा। भारती बोली, आपके मामा तो सब जानते थे, उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, और रोने लगी। देव बोला, मामा ने ऐसा कहा? तुम ऐसी कौन सी हूर की परी हो जो इतना होने पर भी मैं तुमसे शादी करता? तुम्हारे पापा ने मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझसे क्यों छिपाया? देव गुस्से से पागल हो रहा था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल तक सबको अच्छी लग रही थी वही सुबह अपराधी लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो कोई औरत नहीं, कोई अजूबा हो। उसकी सास बोली, इसे इसके मायके ही भेज दो, रखे वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। देव के पापा बोले, दूसरों को क्यों दोष देती हो, अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? देव की माँ ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके पूछा। उसने बेशर्मी से कहा, जीजाजी ने मेरा नुकसान कराया था ना, सबके सामने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था, ये उसी का जवाब है। दीदी, देव की माँ चौंक कर बोली, क्या? फिर अपने बेटे से बोली, कल ही इसे मायके छोड़ा, हमें रोगी बहू नहीं चाहिए। फिर देव बोला, नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सज़ा ये क्यों भुगते? मैं किसी निरपराध को सज़ा नहीं देता। ये अब मेरी पत्नी है, इसे इसी घर में रहना होगा, यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे, यहाँ सज़ा भी मिलेगी इसके पिता और मेरे मामा को। मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। इसके पिता की सज़ा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। न ये वहाँ कभी जाएगी, न इसके मायके का कोई यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा। भारती हैरान रह गई, इतनी बड़ी सज़ा? पर यह सज़ा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी सदस्य से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर समय ऐसे ही गुजरने लगा। फिर भारती खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े बड़े से घाव को भी भर देता है। उसने अपनी सेवा और स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। देव ने भारती को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये दाग ऐसे ही रहेंगे, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। देव और भारती ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। भारती की दवा चलने लगी। भारती को घर में सारे सुख उपलब्ध थे, मनचाहा पहनना, खाना, घूमना फिरना। पर यही तो ज़िंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में तालमेल न हो तब तक सारे सुख बेकार ही तो हैं।
सारे सुख होते हुए भी वो दुखी थी। शादी के दूसरे दिन से ही देव ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को अपने काम में बहुत बिजी कर लिया उसने। भारती पति का साथ होते हुए भी अकेली थी। उसके मन को दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। देव उससे प्यार भी अपना फर्ज समझकर करता था। यही बात भारती को भीतर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। फिर भारती ने बेटी को जन्म दिया तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। भारती के पापा ने सोचा अब तक दामाद का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इसलिए बच्ची, भारती और पूरे परिवार के लिए ढेर सारा सामान अपने बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर देव ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। भारती अपने भाई की बस एक झलक देख सकी, फिर बिलख बिलख कर रोई। पर देव का दिल नहीं पसीजा। उल्टे भारती को बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैं उसूलों का पक्का हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद भारती को अपने पापा की चिट्ठी मिली तो भारती खुश हो गई। पापा ने लिखा था, हमारी चिंता मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो छोटी सी बेटी याद आ ही जाती है जो अपने पापा के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर सुखी रहो। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में भगवान तुम्हारी मदद करे। समय गुजरता जा रहा था पर देव का स्वभाव वैसा ही था। प्यार, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब देव मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। भारती का मन अंदर से रो पड़ता। देव की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलती। माँ बाप का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे से इसके मायके, सब भूल जा। देव कहता, ठीक है जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। इस बीच भारती को एक बेटा भी हुआ, पर देव अपने फैसले पर अड़ा रहा। भारती ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसे लगा देव का दिल पत्थर है, कुछ भी कर ले वो नहीं पिघलेगा। एक दिन भारती को खबर मिली उसके पापा नहीं रहे। पिता का चेहरा अंतिम समय भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। इस बार देव का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा भारती वहाँ जाने को कहेगी ही, वो उसे जाने देगा। खुद जाने के कहने के लिए उसके अह को ठेस लगती थी, पर भारती ने एक बार भी नहीं कहा। केवल भींगी आंखों से एक बार देव की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार देव जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार भारती के दिल में पति के लिए नफरत पैदा हुई। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर समय पापा का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते पापा, उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। उसे प्यार करते पापा, कन्यादान करते हुए रोते हुए पापा, और विदाई के समय माथे पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद देते पापा। काश एक बार उन्हें देख पाती। धीरे धीरे 18 साल बीत गए। कभी कभी भारती सोचती, राम का वनवास भी 14 साल में पूरा हो गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने परिवार से होगा। भारती की बेटी 16 साल की हो गई थी और बेटा 12 साल का था। भारती बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश इसकी ससुराल वाले भी इसे यहाँ न आने दें तो उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी बेटी को सीने से लगा लेती। कुछ दिनों से देव की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, हाथ पैर में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर भारती के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। देव को कैंसर था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, बचने के चांस बहुत कम है। एक दिन देव ने भावुक होकर कहा, भारती, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है, शायद उसी पाप की सज़ा मिली है मुझे। भारती चौंक कर बोली, पाप? देव बोला, हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। भारती बोली, छोड़िए पुरानी बातों को। देव बोला, तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिल आओ। भारती चौंक गई और उसकी आंखें छलक उठी। देव लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट सहने के बाद एक सुबह देव इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
भारती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देव की 13वीं के बाद भारती के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा चली जा बेटी, रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ, अब चला गया। तभी उसका भाई बोला, दीदी स्टेशन आ गया। एकदम से भारती को भाई ने झकझोर दिया। वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफॉर्म पर घर के सारे लोग खड़े थे। वो बेतहासा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ बेटी के मिलन से और उसके रोने से सबकी आंखें नम हो गईं। माँ बोली, बेटा तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। भारती बोली, यही सच है माँ, हम दोनों ने सज़ा भुगती है। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा, और मेरी सज़ा ये थी कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने आ नहीं सकती थी। और रो पड़ी। माँ बोली, मेरी बच्ची, न जाने किस पाप की सज़ा भुगती है तूने। भारती बोली, सज़ा तो आज ख़त्म हो गई माँ। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।